जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA सेकंड सेमेस्टर मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है प्रारंभिक तुर्क के बारे में। इसके पहले हमने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस प्रकार से पढ़ने हैं और कितने यूनिट हैं, हर एक चीज़ को हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको बता दिया है। अब क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं और क्लासेज जो हैं आपकी पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसके जो नोट्स PDF हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे, तो उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी नोट्स साथ ही साथ आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत से नोटिफिकेशंस आपको भेजे जाएंगे। आपका सिलेबस जो है वह प्रारंभिक तुर्क से लेकर एक प्रकार से कैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने किसने शुरुआत की और लास्ट तक मुग़ल शासक तक आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे आक्रमण शुरुआत हुए भारत पर और उसके पश्चात कैसे धीरे धीरे अनेक मुस्लिम शासकों ने अपना राज्य स्थापित यहाँ पर किया हुआ था। चलिए देखते हैं प्रारंभिक तुर्क के विषय में। मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री, भारत पर मुस्लिम आक्रमण अर्थात भारत पर मुस्लिम आक्रमण कैसे शुरू हुए। सबसे पहला उसमें आता है अरब मुस्लिम आक्रमण और दूसरा आता है तुर्की मुस्लिम आक्रमण। हमने आपको डिवाइड कर दिया है अलग अलग करके और उसको अच्छे से हम आपको समझाएंगे। अरब मुस्लिम आक्रमण में पहला अरबी जो मुस्लिम रहता है मोहम्मद बिन कासिम 712 AD में यहाँ पर आक्रमण करता है। उसके बाद तुर्की मुस्लिम आक्रमण में महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी आक्रमण करने के बाद यहाँ पर जब अपना एक प्रकार से राज्य स्थापित कर देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर दे देता है और वह दिल्ली सल्तनत का एक प्रकार से यहाँ पर स्थापत्य करता है। चलिए देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के विषय में, भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण के विषय में। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में बुदैला और उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। ये दोनों आक्रमण ही असफल हुए थे। 711 ईस्वी में किसने किया था? बुदैला और उबैदुल्ला के नेतृत्व में यहाँ पर मुस्लिम आक्रमण सबसे पहला हुआ था, जो कि असफल रहा था। हर एक पॉइंट को अच्छे से आपको समझाया जाएगा, बस ध्यान से आपको सुनने की ज़रूरत है। बहुत ही एक प्रकार से कहानी की तरह आपको यहाँ पर बताया जाएगा, बहुत ही आसानी से आपको याद भी यहीं पर हो जाएगा। साथ ही साथ PDF चैप्टर्स के वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे। भारत पर पहला सफल आक्रमण की अगर हम बात करें तो वह था पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले किसने आक्रमण किया? बुदैला और अबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ, जो कि कब हुआ? 711 ईस्वी में। उसके पश्चात हम बात करें सफल आक्रमण की, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण यहाँ पर भारत पर किया हुआ था। इसने 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। राजा दाहिर जो कि चच का वंशज था और उस समय सिंध की राजधानी जो है ब्राह्मणवाद आरोह थी। अरबों की सिंध विजय का प्रमाण जो है चचनामा फतहनामा नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसकी रचना किसने की है? अली अहमद ने किया हुआ है। इस पुस्तक की अरबी भाषा में रचना अबू मुआसिर ने किया हुआ है। इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रसार करना था, ना कि राज्य का विस्तार करना। अर्थात जो मोहम्मद बिन कासिम था यहाँ पर किस लिए करता था? जो आक्रमण था वह इसलिए करता था क्योंकि वो उसे धन की प्राप्ति करनी थी, धन लूटने के लिए वो यहाँ पर आक्रमण करता था, ना कि अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। यहाँ से वह धन को लूट के ले जाता था और अपने स्थान पर वहाँ पर विकास करता था राज्यों में। इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य जो है धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया और यहाँ से उसे इतना अधिक सोने का भंडार मिला कि मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा था। इसने जीते हुए उसने क्षेत्र थे उसकी राजधानी की क्या बनाई थी? अल-मंसूरा बनाई थी। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारतीयों ने और कुछ भारतीय संस्कृति को अरबवासियों ने अपनाया हुआ था। अर्थात जैसे कि कुछ ऐसे संस्कृति थे जो अरबवासियों को जो ज़रूरत लगी, जो अच्छी लगी, उन्होंने अपनाया। भारतीयों को जो अरबों की संस्कृति अच्छी लगी, उन्होंने अपनाया। अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अरबवासियों ने भारत से खगोल शास्त्र, अंकगणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा और इसका प्रचार प्रसार जो है यूरोप में किया। एक प्रकार से
उस समय भारत में खगोल शास्त्र, अंक गणित, चिकित्सा शास्त्र, दर्शन के क्षेत्र जो हैं यहाँ पर काफ़ी विकसित थे। तो यहाँ से अरबियों ने सीखा और उसका प्रचार प्रसार कहाँ पर जाके किया, यूरोप में किया हुआ था। सर्वप्रथम अरबवासियों अर्थात मुस्लिमों ने भारतीयों को हिंदू कहकर बुलाया था। जो अरबवासी मुस्लिम यहाँ पर आए थे, मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने ही भारतीयों को क्या कहा था, हिंदू कहकर संबोधित किया था और उन्हीं ने देश का नाम जो है हिंदुस्तान कहा था। अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत में पर्दा प्रथा का तीव्र गति से विकास हुआ। इसके साथ ही जजिया, ज़कात और खराज नामक कर के बारे में जानकारी जो है प्राप्त हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या होता है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर, जो एक प्रकार से अरबवासी मुस्लिम यहाँ पर आए। मोहम्मद बिन कासिम जो था उसने सर्वप्रथम यहाँ पर जजिया कर लगाया। और जजिया कर का मतलब क्या होता है कि जो गैर मुस्लिम है अर्थात जो हिंदू हैं उनसे एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर लिया जाता था कि आप इतनी हमें कर दे दीजिए, कर के रूप में इतनी राशि दे दीजिए, आपकी रक्षा हम यहाँ पर करेंगे, आपकी सुरक्षा का दायित्व तो हम लेंगे। आगे हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त किया था। कौन कौन? बच्चों को, बूढ़ों को, ब्राह्मणों को, विकलांग को और औरतों को। इन 5 लोगों को जजिया कर से मुक्त उन्होंने किया हुआ था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब हम जान लेंगे जजिया कर के विषय में। सबसे पहले किसने लागू किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। अगर हम बात करें कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया, तो आप क्या बोलेंगे? फिरोज शाह तुगलक, जो कि आगे चल के पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको जजिया कर के विषय में यहीं पर एक संक्षिप्त में हम बता दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, पूरी जानकारी जजिया कर की, कि सबसे पहले लगाया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। मुगल बादशाह जो अकबर था उसने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। लेकिन फिर औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया था। औरंगजेब एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला था। जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? मोहम्मद शाह, जो कि रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था, उसने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त किया हुआ था। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, चरक संहिता, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत तथा सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था इसी समय। कब? जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आक्रमण किया हुआ था 712 एडी में। एक प्रकार से उसी के समय काल में अरबों ने सिंध में ऊंट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती प्रारंभ किया। चच नामक ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी। आगे हम देखेंगे, हमने अभी तक भारत पर अरबी आक्रमण देखे थे, अरबी मुस्लिम जो थे उनके आक्रमण देखे थे। अब हम देखेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय जो है तुर्कों को दिया जाता है, क्योंकि वह ही यहाँ पर आते हैं और राज्य स्थापित करना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो यहाँ पर आक्रमण करते थे वह धन की लालसा में, धन को लूटने की लालसा में यहाँ पर आक्रमण करते थे। तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिम सीमाओं पर निवास करने वाले एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति थे, जो उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिए थे। आपको एक प्रकार से ये हिस्ट्री बताई जा रही है, आपके सिलेबस में जो है उसके पहले की एक भूमिका बनाई जा रही है, जिससे आप अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से समझ सकें। कैसे आक्रमण शुरू हुआ ये अभी आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट चैप्टर से आपको सल्तनत काल में जो आते हैं, जैसे कि आपको बताया जाएगा गुलाम वंश, जितने भी सल्तनत काल के वंश हैं, फिर आपको मुगल वंश के एक एक बादशाह का एक एक चैप्टर यहाँ पर बनाकर आपको बताया जाएगा। उनका उद्देश्य जो है एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का था। जो तुर्क आक्रमणकारी थे उनका एक प्रकार से विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का उद्देश्य था। अल्पतगीन अफगान प्रदेश में गजनवी साम्राज्य की स्थापना किया। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी जो था सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन कौन था? सुबुक्तगीन जो था वह अल्पतगीन का गुलाम था, जो बाद में अल्पतगीन का दामाद बना। इसने 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर में पराजित किया था। उसके बाद आता है महमूद गजनवी, जो कि सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन का जो पुत्र था महमूद गजनवी, जो अफगान के गजनी का रहने वाला था। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसका नाम आपने सुना ही होगा कि इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके बहुत ही अपार मात्रा में सोना धन यहाँ से लूट कर ले गया था। इसने 1000 ईस्वी से
1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया हुआ था। इसने मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। इसने 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही वंश के ऊपर आक्रमण किया। उस समय इसकी राजधानी वहिंद थी। उस समय यहाँ के शासक जयपाल थे। जयपाल एकमात्र शासक हैं जो पराजित होने पर आत्महत्या उन्होंने कर लिया था। जयपाल जो हैं जब महमूद गजनवी से पराजित हो जाते हैं तो वह क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इसने पुनः 1008 ईस्वी में नगरकोट पर हमला किया और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेष को गजनी में लाकर मस्जिद के सीढ़ियों पर फेंक दिया था। और इसीलिए क्या इसे कहा जाता है, बूत सिकन अर्थात मूर्ति भंजक कहा जाता है महमूद गजनवी को, क्योंकि यह मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ देता था और ले जाकर मस्जिदों के सीढ़ियों पर फेंक देता था। भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 से 1026 में सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत पर आक्रमण था। उस समय वहां का शासक जो है भीम प्रथम था। इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं और सोमनाथ मंदिर से अपार मात्रा में धन सोना यहाँ से वह लूट कर ले जाता है। महमूद गजनवी जो है इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। इसकी कुल संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गया था। 1027 ईस्वी में इसने जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया, क्योंकि सोमनाथ को लूटकर वापस जाते समय महमूद को जाटों ने क्षति पहुंचाई हुई थी। अब यहाँ से जब वह लड़कर युद्ध करके जीत कर यहाँ से सोना हर चीज़ लूट कर ले जा रहे थे तो रास्ते में जाटों ने कुछ मात्रा में धन उनसे जो है छीन लिया था। तो महमूद गजनवी 1027 में फिर से वापस आता है और उन जाटों से पर आक्रमण कर कर उनको पराजित कर देता है। महमूद गजनवी का सेनापति जो था अयाज सुल्तान था। फारूकी, उतबी, फिरदौसी और अलबरूनी जैसे विद्वान जो है गजनवी के दरबार में रहते थे। उतबी ने किताब उल यामिनी की रचना की, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, जबकि अलबरूनी ने किताबुल हिंद अर्थात तहकीक हिंद लिखा। हर एक चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है, कौन सी पुस्तक किसने लिखी, कब लिखी। ध्यान से आप बस देखते रहिए, आप सुनते रहिए, आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगी। अलबरूनी इतिहासकार, दार्शनिक और संगीतज्ञ था तथा इसका वास्तविक नाम क्या था, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। चांदी के सिक्का पर संस्कृत मुद्रा लेख गजनवी ने प्रारंभ किया था, जिसके एक तरफ अरबी भाषा तथा दूसरी तरफ संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने सुल्तान कहकर संबोधित किया। खलीफा ने इसको यामीन उद्दौला यामीन उद बिल्लाह की उपाधि से सम्मानित किया। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी का असाध्य रोग अर्थात मलेरिया से उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आता है तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण, जो कि आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, जो कि है महमूद गौरी। महमूद गौरी जो है अब भारत पर आक्रमण करेगा और उसके पश्चात यहाँ पर राज्य स्थापित किया जाएगा। फिर सल्तनत एक प्रकार से बना, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। तुर्क एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र की थी। इसके दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया हुआ था। इसका पूरा नाम जो है वह मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम शिहाबुद्दीन था। इसे गौर वंश का संस्थापक, गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता था। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का जो है वह शासक बनता है। 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान एवं सिंध पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में इसने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु वहां के शासक भीम द्वितीय ने माउंट आबू पर इसे बुरी तरह पराजित किया और यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। मोहम्मद गौरी 1179 ईस्वी में पेशावर, 1181 ईस्वी में लाहौर और 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीत लिया। मोहम्मद गौरी लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतता गया और इसने लाहौर को क्या बना लिया, केंद्र बना लिया। इसने पंजाब के भटिंडा पर जब अधिकार किया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाद हो गया। 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गौरी को पराजित किया। 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उनकी हत्या एक प्रकार से कर दी। 1191 में वह हार जाता है, 1192 में भी वह हार जाता पृथ्वीराज चौहान से, परंतु जयचंद ने जो है मोहम्मद गौरी की मदद कर दी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह कर लिए थे, गंधर्व विवाह कर लिए थे, जिससे जयचंद जो है
वह उनसे नाराज रहते हैं और मोहम्मद गौरी का साथ दे देते हैं। उनके साथ भी वही होता है। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी जयचंद को भी पराजित करके मार देता है। महमूद गजनवी का सेनापति जो था मलिक अयाज सुल्तान था। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने कहा कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसमें भारत पर मुसलमानों को आधारभूत सफलता निश्चित कर दी। बाद में होने वाले आक्रमण जो हैं वह परिणाम मात्र थे। तराइन के प्रथम युद्ध के बाद गौरी ने मेरठ अलीगढ़ पर अधिकार कर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में फिरोजाबाद उसने गढ़वाला शासक जयचंद्र को पराजित किया। मोहम्मद गौरी का गुलाम तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया तथा बिहार शरीफ नामक शहर बसाया उसने। 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों के खिलाफ उसने किया हुआ था। मोहम्मद गौरी का जो सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1203 में बिहार विजय, 1204 से 1205 में बंगाल विजय, 1206 ईस्वी में असम पर आक्रमण उसने किया हुआ था। गौरी के समय सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, जो कि आगे हम चलकर पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था तथा जयचंद को पराजित करने के बाद गौरी जो है द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वापस गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया। 1206 ईस्वी में दमयक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी को गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदौज और कुबाजा, और एक था बख्तियार खिलजी। प्रमुख रूप से 3 थे। आगे चलकर कुतुबुद्दीन जो है यहाँ पर भारत में जो राज्य मोहम्मद गौरी ने जीते हुए थे उसका एक प्रकार से प्रतिनिधि बनेगा, वहाँ पर शासन करेगा और फिर वह गुलाम वंश की एक प्रकार से संस्थापक माना जाता है। आगे चलकर हम सल्तनत वंश को इसमें पढ़ेंगे अच्छे से। हर एक चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। चैनल पर बने रहें, दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट हो पूरे लेक्चर में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको अवश्य बताया जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। चैनल पर बने रहिए। टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर जो है आपको मिलेगा जो भी नोटिफिकेशंस आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रहेंगी या फिर आपके जो चैप्टर्स यहाँ कराए जा रहे हैं उसके नोट्स PDF। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।